प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एनजेपी के मंच पर हम एक ऐसी विशेष बात करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा लीक से हटकर इसलिए है क्योंकि बात नेताजी की है, लेकिन बात आध्यात्म की है। नेताजी और आध्यात्म का रिश्ता आमतौर पर कम रहता है, लेकिन यहाँ हम जिन नेताजी की बात करने जा रहे हैं, उनकी जो पुस्तक है श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति हो, गिव योर बेस्ट, ये हमको मिली ओम प्रकाश धनखड़ से। तो आज ओम प्रकाश धनखड़ की इस पुस्तक को लेकर के बात करेंगे। ये बताएंगे कि ओम प्रकाश धनखड़ ने इस पुस्तक में क्या संदेश देने का प्रयास किया है और ओम प्रकाश धनखड़ ने पुस्तक क्यों लिखी है। दोस्तों, हमारी इस बारे में धनखड़ साहब से काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। थोड़ा सा हम इस पुस्तक पर बात करने से पहले ये बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ कब चर्चा में आए थे, कब उनकी राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। एबीवीपी से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले ओम प्रकाश धनखड़ उस समय ज़्यादा चर्चा में आए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी रेवाड़ी रैली की कमान सौंपी थी। बता दें कि 13 सितंबर 2013 को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था और 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी की पहली रैली हुई थी। यानी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के ठीक 2 दिन बाद पूर्व सैनिक रैली की कमान जो सौंपी थी नरेंद्र मोदी ने, वो सीधे सीधे सबसे पहले ओम प्रकाश धनखड़ को सौंपी थी। उनकी ड्यूटी लगाई थी कि आप इस बेल्ट में, वीरभूमि में, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, यहाँ पर एक रैली की संभावना तलाशिए और एक रैली करवाइए। नरेंद्र मोदी ने इस रैली का जिम्मा सबसे पहले ओम प्रकाश धनखड़ को ही दिया था। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार पटेल की जो प्रतिमा है, उसका भी उन्हें संयोजक बनाया था, राष्ट्रीय संयोजक बनाया था। और किसान नेता के रूप में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लेकर के जो सड़कों पर सबसे ज़्यादा आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ओम प्रकाश धनखड़ ने जो आंदोलन किया, वो भी सब जानते ही हैं। और भी धनखड़ साहब के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, उनके साथ कुछ और भी बातें जुड़ी हुई है। जब वह हरियाणा में कैबिनेट मंत्री थे तो गौ संरक्षण और संवर्धन का जो कानून जो लागू किया 2015 में, ये कानून ओम प्रकाश धनखड़ की पहल पर ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लागू किया था, मनोहर लाल सरकार ने लागू किया था। लेकिन इसके पीछे माइंड जो था ओम प्रकाश धनखड़ का था। और शिक्षा को लेकर के जो पहल की थी वो भी ओम प्रकाश धनखड़ ने की थी। उन्होंने पढ़ी लिखी पंचायतें बनाने के लिए एक पहल की थी। ये पहल थी पंच सरपंच की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना। इसके बाद ही पढ़ी लिखी पंचायतों की शुरुआत हुई। ओम प्रकाश धनखड़ के खाते में काफ़ी काम है। बीच में एक ऐसा दौर भी आया, उनकी कुछ नेताओं से अनबन हुई और उन्हें सजा के तौर पर कुछ समय गुजारना पड़ा। इस बार चुनाव हार गए। चुनाव हारने के कारण वह हाशिए पर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव का जिम्मा दिया हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय सचिव तो वे 15 वर्ष पहले भी थे। कोई बड़ा पद नहीं है उनके कद को देखते हुए, लेकिन बिना चेहरे पर शिकन लाए धनखड़ अब भी पार्टी का काम कर रहे हैं। दिल्ली में जब उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया तब भी उन्होंने रिजल्ट दिया और आज भी पार्टी के लिए जहां उनकी ड्यूटी लग रही है वहां जाकर के काम कर रहे हैं। इन सब के बीच पुस्तक लिखने का कैसे मन बना, क्या कुछ हुआ, इसको लेकर के हमने बात की तो धनखड़ साहब के मन में एक आध्यात्म चिंतक बैठा हुआ है। उन्होंने जब मुझे श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति हो अपनी पुस्तक भेंट की तो मैं इस पुस्तक को बारीकी से पढ़ करके मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था। तो धनखड़ साहब ने पूरी अपनी एक कविता पर इस पुस्तक को पूरी की पूरी को एक कविता के ऊपर लिखा है और इस कविता में उनके भावों की तमाम अभिव्यक्ति है। और उन्होंने जो श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति वो शीर्षक दिया है, वो सरल भाषा में इसकी व्याख्या भी समझाई है सारी चीज़ों की। तो हम इसकी बात करते हैं पूरी की पूरी। इस पुस्तक का जो एक एक पैराग्राफ है उसको लेकर के अलग अलग उन्होंने ये अपनी प्रार्थना को लेकर के ही पूरी पुस्तक लिखी है। जैसे कि आप बता दें कि आत्मा स्वतंत्र है, चेतना स्वतंत्र हो। तो उन्होंने पहली जो व्याख्या की है एक ही लाइन में की है, आत्मा स्वतंत्र है, चेतना स्वतंत्र हो। आप अपनी स्क्रीन पर देखते भी रहेंगे तो आप पढ़ भी लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उन्होंने सीधे सीधे लिखा है आत्मा स्वतंत्र है, चेतना स्वतंत्र हो। जिस तरह आत्मा स्वतंत्र है इस तरह चेतना भी स्वतंत्र होनी चाहिए। मुक्त बुद्धि का यंत्र हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बात मैं कह रहा हूँ, उन्होंने सीधे सीधे लिखा कि धर्मपाल की जो पुस्तक है चित्त, मानस और काल से उन्होंने ये बात ली है। हमारी बुद्धि पर हमारे परिवेश का प्रभाव हमेशा रहता है, ये समझाने का प्रयास किया गया है। और ये बताया किसी को भी समझने के लिए चित्त, मानस और काल तीनों को जानना आवश्यक है। मन भरा हो चाव से,
ये मैं कविता का ही एक एक जो पैराग्राफ आपको बता रहा हूँ। मन भरा हो चाव से, आप समझते हो कि चाव चढ़ गया, हम देसी भाषा में बोलते कितना चाव है। जो भीतर जो चाव का जो हिंदी शब्द है वो दूसरी भाषाओं में शायद इतना सरल और इतना प्रिय शब्द उपलब्ध नहीं हो। तो चाव शब्द को लेकर के उन्होंने कहा है कि चाव प्राणों की ऊर्जा है। इसी तरह हृदय हरे पेड़ के भाव से, तो ये जापानी कहावत को लेकर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, दिल में हरा पेड़ उगाए रखें, पंछी अपने आप चले आएंगे। यदि पेड़ लगाएंगे तो पंछी अपने आप चले आएंगे। इसका अभिप्राय यही है कि आपके सृजन विचार व सपने की प्रजनन क्षमता से है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि एक सपना अगर टूटे तो दूसरा गढ़ें, सपनों का सफर हमेशा जारी रखें, सपने देखना बंद न करें, निराश न हो, रहूं निराकार में। इस पर साकार और निराकार को लेकर के उन्होंने कहने का प्रयास किया है ओम प्रकाश धनखड़ ने। हर किसी घटना को आकार देकर हम धारणा बना लेते हैं। धारणा से हम मानते हैं कि हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं, परंतु हम अपने जीवन को सीमित करते हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। धनखड़ साहब ने बताया कि मान लीजिए जनजाति समुदाय का एक वर्ग है, जंगल में किसी किनारे रह रहा है। एक बार उस जाति के लोग एक उत्तरी छोर की तरफ जाते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ भयंकर जंगली जीव खड़े हुए थे और वो लौट कर वापस आ जाते हैं, दोबारा उस तरफ जाते नहीं हैं। लेकिन धनखड़ साहब बताते हैं कि वह क्षणिक घटना थी। जिस दिन जनजाति समुदाय के लोग उधर देखने गए थे, उस दिन जंगल में भयंकर प्राणी आए हुए थे, भयंकर वन्य जीव आए हुए थे, शेर चीता वगैरह आए हुए थे। उनको डर करके वो वापस लौट आए, जबकि वह जगह ऐसी थी कि वहाँ फूल पत्ती वनस्पतियाँ, वहाँ सब कुछ था, आहार उपलब्ध था, आहार सुलभ था, रहने के लिए जगह थी। लेकिन जनजाति के लोग दोबारा उस तरफ गए ही नहीं। ये उदाहरण दिया है, ये किसी भी जाति पर लागू हो सकता है, स्वर्ण जाति पर भी, किसी भी जाति पर लागू हो जाता है। ये तो एक एग्जाम्पल दिया है। यानी कि आपने अगर एक तरफ की यात्रा शुरू की है और उस यात्रा में सामने बाधा देख करके आप वापस आ गए तो आप धोखा खा सकते हैं। जंगल के जो जानवर थे वो तो थोड़ी देर के लिए आए थे, वो चले गए थे, लेकिन जनजाति के लोग उस तरफ दोबारा नहीं गए। यही समझाने का प्रयास किया है कि सतत अभ्यास करना है, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो ये समझाने का प्रयास किया है कि जब भी कभी जीवन में निराशा को लाने नहीं देना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है, आगे बढ़ना है। कर्म सरोकार में ये समझाने का प्रयास किया है कि जिनके जीवन का ध्येय तय नहीं होता, उनके सरोकार भी तय नहीं होते हैं। जागृत विचार में जागृत रहना बहुत जरूरी है। जब तक विचार में जागृति नहीं आएगी तब तक कोई क्रांति नहीं आएगी, तब तक हमारे मन के भीतर कोई क्रांति का बीजारोपण नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सकारात्मक और नकारात्मक विचार दोनों पर उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। व्यवहार में संतुलित रहने की बात कही है। संतुलित व्यवहार में पूर्णतः किसी छोर पर नहीं बल्कि मध्य में रहना है, किसी चीज पर अड़कर नहीं बैठना है। ये बात इसमें समझाई गई है। समझाया गया है कि श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति हो। हमारी अभिव्यक्ति अनेक प्रकार की होती रहती है। हमारी अभिव्यक्ति से दुनिया हमें पहचानती है। स्वभाव, व्यवहार, बोल, क्रम, सृजन यानी रचनाएं, बॉडी लैंग्वेज, दिन क्रम सब हमें व्यक्त करते हैं। जो व्यक्त हो रहा है वैसे व्यक्तित्व के लोग हमें पहचानते हैं, लेकिन हमें स्वयं का आकलन करना है और उसी हिसाब से हमको रहना है। दिन क्रम प्रधान व्यवस्थित हो, इसको टाइम मैनेजमेंट को लेकर के और टास्क मैनेजमेंट को लेकर के समझाया गया है। टाइम मैनेजमेंट भी कंपलसरी है, टास्क मैनेजमेंट भी कंपलसरी है। मेरा ज्ञान बने मेरा आचरण, ये बताया गया कि जो मेरा ज्ञान है वही मेरा आचरण बने। सफल सज्जनों की संगति हो, ये संगति का लाभ बताया गया है कि जो भी जीवन में हमारे संगत हो, हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ हो। पाऊं सबका सर्वश्रेष्ठ, गिव योर बेस्ट का मंत्र बताया है उन्होंने। धनखड़ ने कहा है कि मुझे यह मंत्र एक स्कूली छात्रा की कविता से मिला और अपने अनुभव से मैं टेक अदर्स बेस्ट की यात्रा तक पहुंचा। यानी केवल अपना बेस्ट देना नहीं है, दूसरे का भी बेस्ट लेना है। यही जीवन को जीने की कला है, अपना बेस्ट देना है और दूसरे का बेस्ट लेना है। यह स्वभाव व तंत्र हो, मतलब स्वभाव में ये आदत बन जानी चाहिए। जब आप अपना लक्ष्य औरों का बेस्ट अभिव्यक्त कराना बनाते हैं तब उसके लिए अपनी कार्यशैली व खुद को तैयार करते हैं। जैसे भरोसा करना, स्पेस देना, अवसर देना, पूर्ण योजना बनाना, श्रेय देना, असफलता का दायित्व खुद पर लेना, लॉन्ग रोप देना, धैर्य रखना, मानवीय कमियों एवं भूलों को स्वीकार करना आदि आदि है। इसके लिए अपने स्वभाव व सिस्टम दोनों को तैयार करना होता है। और अंत में आप सबने सुनाई है, वेद वाक्य लिया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चिद दुख भाग भवेत। इसकी सर्वे भवन्तु सुखिनः की पूरी विस्तार से व्याख्या करके समझाया गया है। मेरा जीवन मंत्र हो, इस अंतिम वाक्य के साथ धनखड़ अपनी कविता को विराम देते हैं और इसके साथ ही ये पुस्तक पूर्ण हो जाती है। हालांकि अंतिम पृष्ठों में धनखड़ के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में दिया गया है, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में दिया गया है। धनखड़ साहब की इस पुस्तक को प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। कीमत मुझे लगता है 750 रुपये थोड़ी ज़्यादा है। धनखड़ साहब अगर सरल इसका कीमत कुछ कम करवाने का प्रयास करते तो शायद और ज़्यादा लोग इसे पढ़ पाते। 750 रुपये है, लेकिन कागज़ और इसका जब हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा है, पेपर अच्छा है, लाइब्रेरी में रखने जैसी है। ओम प्रकाश धनखड़ की इस पुस्तक को हमने पूरा पढ़ा है। इस पुस्तक के आधार पर हम कह सकते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ एक लीडर है, एक राजनीतिज्ञ है, एक पॉलिटिशियन है, लेकिन उनके भीतर इससे पहले कहीं न कहीं एक आध्यात्मवेता, एक आध्यात्म का जानकार, एक आध्यात्म पथ पर चलने वाला पथिक भी उनके भीतर विराजमान है। धनखड़ की इस कविता को लेकर आप क्या कहेंगे? धनखड़ के इस नए रूप को लेकर के, नेता से अलग हटकर आध्यात्मवेता के रूप को लेकर के क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी टिप्पणी हमें दे सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि धनखड़ विचारक और चिंतक हैं, कई अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम धनखड़ की सभी बातों से हमेशा सहमत रहे हैं। असहमति आपका अधिकार है, उनकी बातों से असहमत होना हम सबका अधिकार है, उनकी बातों से सहमत होना यह भी हमारा अधिकार है। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करूँगा कि धनखड़ ने पॉलिटिकल क्षेत्र में रहते हुए एक भावपूर्ण कविता लिखी है। कविता अच्छी है, पढ़नी चाहिए। जो पुस्तक नहीं ले पा रहे हैं वो हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इस कविता को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको कविता कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।